टाइम डायलेशन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था। ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें टाइम की स्पीड एक ऑब्जर्वर के लिए स्लो या फास्ट हो सकती है, जो उसकी स्पीड और ग्रेविटेशनल इफेक्ट के बेस पर होती है। लेकिन टाइम अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग कैसे हो सकता है? मतलब कैसे किसी हाई ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्लैक होल के आसपास समय धरती के मुकाबले धीमा क्यों होता है? चलिए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और ये स्पीड इस यूनिवर्स की स्पीड लिमिट भी है। कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर ट्रेवल नहीं कर सकती। इसके साथ ही एडवर्ड मोरले एक्सपेरिमेंट और मैक्सवेल इक्वेशंस हमें बताती हैं कि लाइट की स्पीड एक यूनिवर्सल कांस्टेंट भी है। यानी आप किसी भी सिचुएशन में लाइट की स्पीड को अगर मेजर करेंगे तो वो एक ही आएगी, भले आप लाइट की डायरेक्शन में मूव करते हुए उसे मेजर करें या फिर स्टेशनरी पोजीशन में उसे मेजर करें। यहीं से जन्म होता है टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट का, जो कि आया है आइंस्टाइन की फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, जो हमें लाइट के इस हैरान कर देने वाले बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन देता है। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि असल में लाइट की स्पीड को कंजर्व करने के लिए समय धीमा हो जाता है, यानी कि आप जितनी तेज स्पीड से ट्रेवल करेंगे टाइम भी धीमा होता जाएगा। इसलिए लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। अब इसे समझने के लिए मान लीजिए 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि लाइट की स्पीड को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट स्टेशनरी है तो वहीं दूसरा कॉन्टिन्यूअस मोशन में है। जो एक्सपेरिमेंट मोशन में है वहाँ लाइट की बीम का सोर्स निकलकर मिरर से टकराकर वापस मेजरिंग इक्विपमेंट में आने में ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। और हमारा कॉमन सेंस कहता है कि अगर लाइट को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है तो उसमें समय भी ज़्यादा लगना चाहिए, पर एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग लाइट को वो दूरी तय करने में उतना ही समय लग रहा है जितना कि जब वो स्टेशनरी पोजीशन में था तब लग रहा था। कहने का मतलब ये है कि मोशन में होने के बावजूद लाइट की स्पीड में कोई भी फर्क नहीं आया। पर ऐसा कैसे हो गया? इसका जवाब हमें तब मिलता है जब हम स्टेशनरी और मूविंग एक्सपेरिमेंट के टाइम को कंपेयर करते हैं, और तब हमें ये पता चलता है कि असल में दोनों एक्सपेरिमेंट की घड़ियां अलग अलग स्पीड से चल रही हैं। जो एक्सपेरिमेंट मोशन में है उसकी घड़ी स्टेशनरी एक्सपेरिमेंट में धीमी चल रही है। उसका 1 सेकेंड स्टेशनरी एक्सपेरिमेंट से बड़ा, यानी जो एक्सपेरिमेंट मोशन में है उसके लिए समय धीमा हो गया है। इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम मिलकर एक 4D स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब क्योंकि 4D स्ट्रक्चर को समझना हमारे लिए मुश्किल है, तो इसे समझने के लिए हम इसे 2D स्ट्रक्चर के रूप में मान लेते हैं। इस 2D स्ट्रक्चर में एक डायमेंशन स्पेस है और एक टाइम है। इस स्ट्रक्चर में कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, पर टाइम में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, क्योंकि टाइम पास्ट से फ्यूचर की तरफ जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्टेशनरी पोजीशन में है वो टाइम में लगातार आगे बढ़ता रहता है, पर जैसे ही वो स्पेस में मूव करना शुरू करता है उसकी पोजीशन बदलने लगती है। वो जितनी तेजी से स्पेस में मूव करता है उतना ही स्लो वो टाइम में मूव करता है, और लाइट की स्पीड पर पहुंचने पर वो टाइम में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता, यानी टाइम उसके लिए रुक जाता है। किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स के नियम ही ऐसा करने से उसे रोकते हैं। लाइट की स्पीड पर मास इन्फिनिटी हो जाता है, जिसे पुश करने के लिए इन्फिनिटी एनर्जी भी चाहिए होती है। ठीक ऐसा ही तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाई ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो कि स्पेस टाइम फैब्रिक को कर्व कर देती है। इसका इफेक्ट ऐसी फील्ड पर मौजूद ऑब्जेक्ट की ट्रैजेक्टरी पर पड़ती है और लिहाजा टाइम वहाँ स्लो हो जाता है। अब बात करते हैं टाइम डायलेशन का इफेक्ट उस जगह पर मौजूद चीज़ों पर किस तरह से होता है। मतलब कोई ऑब्जर्वर जो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर टाइम कंपैरेटिवली स्लो चल रहा है, तो वो अपने आसपास की दुनिया को किस तरह से महसूस करेगा? क्या उसे अपने आसपास की चीज़ स्लो मोशन में मूव होती फील होगी? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सच ये है कि उसे कुछ भी अलग सा महसूस नहीं होगा। उसके आसपास की दुनिया में सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा होगा, क्योंकि टाइम के स्लो हो जाने का मतलब सिर्फ गाड़ियों का स्लो हो जाना नहीं है, बल्कि हर चीज़ का स्लो हो जाना है। आपके शरीर के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से लेकर एटम्स में होने वाली वाइब्रेशन का भी स्लो हो जाना। अब क्योंकि आपके साथ साथ आपके आसपास की हर चीज़ ही स्लो हो चुकी है, तो आपको अपने आसपास कुछ भी अलग महसूस नहीं होगा। आपको आपकी दीवार पर लगी घड़ी की सेकंड की सुइयां एकदम पहले की तरह ही टिक टिक करती हुई दिखेंगी। आपके माइक्रोवेव का टाइमर उतने ही मिनट में खाना पकाएगा जितनी देर में पहले पकाता था। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि टाइम डायलेट हुआ है? इसका जवाब ये है कि जब हम स्पेस टाइम में किसी अलग ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रहे किसी ऑब्जेक्ट से अपने टाइम को कंपेयर करते हैं। अलग ट्रैजेक्टरी मतलब या तो वो रिलेटिवली मोशन में हो या फिर किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में। जैसे अगर हम ब्लैक होल के पास किसी प्लैनेट पर हों जहां हाई ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से टाइम स्लो हो जाता है। ऐसे में हाइपोथेटिकल अगर हम किसी बेहद पावरफुल टेलीस्कोप से धरती की तरफ देखेंगे तो हमें धरती पर घटने वाली घटनाएं
कुछ इस तरह से दिखेंगी जैसे किसी मूवी को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया हो। हमारे कुछ घंटे बीतेंगे पर धरती पर एक पूरा दिन बीत जाएगा। ठीक इसी तरह से धरती से अगर किसी टेलीस्कोप से ब्लैक होल के पास वाले प्लैनेट को अगर देखा जाए तो वहाँ चीज़ स्लो मोशन में चलते हुए दिखेंगी। यानी टाइम डायलेशन का पता हमें तब चलता है जब हम दो अलग अलग ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रहे ऑब्जेक्ट के टाइम को कंपेयर करते हैं उन ऑब्जेक्ट के आसपास मौजूद सभी चीज़ें, क्योंकि इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रही होती हैं, तो उनके पास टाइम में इस बदलाव को महसूस करने के लिए कुछ भी नहीं होता। जैसे घड़ी के एग्जाम्पल से समझते हैं, हम आजकल जो घड़ियां इस्तेमाल करते हैं उनमें टाइम को नापने के लिए क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है, जिसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि इलेक्ट्रिक फ्लो करने पर यह खास फ्रीक्वेंसी पर रेगुलेट करता है। घड़ियों में यूज होने वाले क्रिस्टल की रेगुलेट फ्रीक्वेंसी 32,768 हर्ट्ज होती है, यानी ये एक सेकेंड में 32,768 बार ऑस्किलेट करता है। घड़ी में मौजूद सर्किट इस ऑस्किलेशन को काउंट करता है और काउंट पूरा होते ही सेकंड के कांटे को एक स्टेप खिसका देता है। दोस्तों, अगर हम इस घड़ी को हम किसी ब्लैक होल के पास वाले प्लैनेट पर भेज दें तो वहां भी इसका सर्किट इसी तरह से काम करेगा। पर जब हम धरती पर मौजूद घड़ी से इसे मिलाएंगे तो पाएंगे कि ब्लैक होल के पास मौजूद घड़ी के क्रिस्टल को 32,768 पूरा करने में ज्यादा समय लग रहा है। लिहाजा सेकंड का ड्यूरेशन वहां धरती की तुलना में बढ़ गया है, पर वहां मौजूद किसी ऑब्जर्वर के लिए घड़ी एकदम सामान्य ढंग से काम कर रही होगी। क्रिस्टल में हो रहे जितने ऑस्किलेशन काउंट में सेकंड के कांटों को एक स्टेप चलना था वो उतने में ही चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि टाइम डायलेशन का इफेक्ट उस जगह पर मौजूद हर चीज पर होता है, यहाँ तक एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर भी। अगर ऐसा है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दो जुड़वा जिनमें से एक धरती पर है और दूसरा ब्लैक होल के पास, क्या वो अलग अलग स्पीड से बूढ़े होंगे? जी हाँ, ये सच है। अगर ऐसा हो तो धरती पर मौजूद जुड़वा ब्लैक होल के पास मौजूद अपने भाई की तुलना में तेजी से बूढ़ा होगा। इस फिनोमेना को ट्विन पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं और एक्सपेरिमेंट से भी इसे साबित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें हम किसी इंसान को कई टन स्पेसशिप के साथ ब्लैक होल के पास भेज सकें या कम से कम लाइट की स्पीड के बराबर पहुंचा दें। अब इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत तो है, साथ ही साथ बहुत सारी एनर्जी की भी जरूरत होगी। पर हाँ, आज हमारे पास ऐसे पार्टिकल एक्सेलरेटर हैं जो कि पार्टिकल्स को लगभग लाइट की स्पीड पर एक्सेलरेट कर सकते हैं। और पार्टिकल एक्सेलरेटर पर एक्सपेरिमेंट के दौरान साइंटिस्ट इस फिनोमेना को हर दिन ऑब्जर्व करते हैं। जो पार्टिकल मोशन में है उनका टाइम जो पार्टिकल रेस्ट में है उनके मुकाबले स्लो चलता है। और यही नहीं, नेचर में होने वाली कुछ घटनाओं में भी इस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेस जब अर्थ में मौजूद एयर मॉलिक्यूल से टकराती हैं तो कई तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जन्म देती हैं, जिनमें से कई सब एटॉमिक पार्टिकल्स की लाइफ कुछ माइक्रोसेकंड्स तक ही होती है। इन्हीं पार्टिकल्स में से एक नियॉन पार्टिकल है जिसकी एवरेज लाइफ सिर्फ 2.2 माइक्रोसेकंड होती है और ये अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर की ही दूरी तय कर सकता है। अगर ऐसा वाकई है तो हमें अर्थ के सरफेस पर मौजूद पार्टिकल डिटेक्टर्स में भी नियॉन डिटेक्ट नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में जहाँ ये बनते हैं वहाँ से लेकर अर्थ की सरफेस तक आने में इन्हें कई किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता है। पर हैरानी की बात यह है कि अर्थ के सरफेस पर मौजूद डिटेक्टर्स में हम इन्हें डेली डिटेक्ट करते हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? इसका जवाब यह है कि जब हम जितना फास्ट मूव करते हैं टाइम हमारे लिए उतना ही स्लो होता जाता है। नियॉन के केस में भी यही होता है। लाइट की स्पीड के 99.5% पर ट्रेवल कर रहे नियॉन्स के लिए 22 माइक्रोसेकंड का टाइम हमारे पर्सपेक्टिव से डायलेट होकर हो जाता है 22 माइक्रोसेकंड, जितने में नियॉन अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाते हैं। मतलब अर्थ के सरफेस पर लैब में पैदा किया गया नियॉन अर्थ के एटमॉस्फेयर से लाइट की स्पीड के करीब ट्रेवल करके आने वाले नियॉन की तुलना में जल्दी बूढ़े होते हैं, यानी नियॉन ट्विन पैराडॉक्स को कंफर्म करते हैं। और अगर ये फिनोमेना सब एटॉमिक पार्टिकल पर काम करता है तो ये हमारे ऊपर भी काम करेगा, यानी धरती पर मौजूद कोई इंसान ब्लैक होल के पास मौजूद अपने जुड़वा की तुलना में तेजी से बूढ़ा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।